आज़ीज़ नंबर 28। लाहौर में अली हजवेरी साहिब का उर्स मुबारक था। हर तरफ हंगामे ही हंगामे होते थे। दूध की सबीलें लगी हुई थी। शाहजी भी पूरी तरह इसमें हिस्सा ले रहे थे। 100 देगे रोजाना लुटाई जाती थी। शाहजी सारा वक्त मुजार पर ही गुजार रहे थे। चारों साथी भी उर्स में पूरा हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा शाहजी बड़ी हैसियत के मालिक थे। इकराम भला ऐसे मौका पर शाहजी से कैसे दूर रहता। उर्स शरीफ के लिए दूसरे तमाम काम मुलतवी कर दिए गए थे। इकराम भी अब खूब अच्छी सेहत का मालिक बन गया था और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान नजर आता था। एक अजीब शान, एक अजीब तमकनत इसके अंदाज में पाई जाती थी। जो भी एक बार देखता दोबारा निगाहें डाले बगैर न रहता। इसकी आंखों में तहसीन के जज्बात नजर आते। बहरहाल ये सारी हंगामा आराइयां हो रही थी कि इस दौरान एक अजीब वाकया पेश आ गया। शाहजी इस वक्त मज़ार दाता साहिब पर अपने डेरे के सामने बैठे हुए थे और खलकत को देख रहे थे। शाहजी के डेरे पर लंगर बदस्तूर जारी था। एक एक की ड्यूटी हुई थी लंगर पर। ज़रूरतमंदों को बड़े खुलूस और एहतराम से जो कुछ भी हाजिर होता पेश किया जाता। ये सिलसिला सुबह से शुरू होता, रात के तक जारी रहता, उस वक्त तक जब तक रात के खाने का वक्त हो जाता। इस वक्त भी शाहजी किसी सोच में डूबे पुरख्याल निगाहों से इधर उधर देख रहे थे कि दफतन ही इन्हें अपने कान के करीब एक कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। नवाजे। ये आवाज़ कुछ ऐसा तासुर रखती थी कि शाहजी के पूरे बदन में थरथरी दौड़ गई। सहमी हुई निगाहों से पलट कर देखा। स्याह रंग की शेरवानी, खलवार और कला, हाथ में छड़ी, दुबली पतली जिसामत के एक साहिब खड़े तीखी निगाहों से शाहजी को देख रहे थे। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, भुएं तक सफेद, लेकिन कमर बिल्कुल सीधी की सीधी और आंखें बला की तेज। शाहजी की बदन की लर्जिशों में इजाफा हो गया। शेरवानी वाले साहिब चंद कदम आगे बढ़े और उन्होंने फिर इसी अंदाज में शाहजी को पुकारा। नवाजे। उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। शाहजी की लरजती हुई आवाज़ उभरी। पहचान गए होगे, हमें अली शेर खान कहते हैं। शाहजी जल्दी से खड़े हो गए और पूरे एहतराम लहजे में बोले, उस्ताद मोहतरम को क्यों नहीं पहचानूंगा। हाँ वे, जब शैतान दिमाग पर सवार होता है तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। अगर हम तुम्हें याद है तो इसका मतलब यह है कि शैतान अभी तक पूरी तरह तुम्हारी खोपड़ी पर नहीं बैठा हुआ है। आपको कैसे भूल सकता हूँ उस्ताद मोहतरम। और देख, छड़ी हमारे हाथ में और खोपड़ी वैसी की वैसी है। जो लफ्ज़ तुम हम पर इस्तेमाल कर रहे हो ना, हमने तुम्हारी ही खोपड़ी तक पहुँचाए हैं। हम पर यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। उस्ताद मोहतरम, आप तशरीफ रखिए। ओए, दुकान खोल रखी है तूने इधर। मास्टर शेर अली ने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा और फिर इनकी निगाह नूरशाह पर पड़ी जो लंगर के पास खड़ा हुआ था। तो ये धोबी का कुत्ता भी यहीं पर मौजूद है। बाकी तीनों भी होंगे। कहाँ वो सारे के सारे? वो नजर नहीं आ रहे। हमें यकीन था नवाजे की तेरी तबाही इन्हीं चारों के हाथों लिखी हुई है। सो वही हुआ। आप तशरीफ तो रखे उस्ताद मोहतरम। हाँ पुत्र, बहुत सी बातें करनी है तुझसे, पर एक बात याद रख, अगर भागने की कोशिश की तो छड़ी मौजूद है हमारे हाथ में। नहीं उस्ताद मोहतरम, आपके सामने गुस्ताखी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। ओए, तू जुबान बंद नहीं रखेगा अपनी। कह दिया तुझसे कि हमारे लफ्ज़ हम पर ही इस्तेमाल मत कर। ये बता, कहाँ था और क्यों गायब हुआ था। उस्ताद मोहतरम, उर्स शरीफ में तशरीफ़ लाए हैं ना। हाँ, और दुआओं की जिम्मेदारी भी दी गई हमें। किसी दुखे दिल की तरफ से कहा गया था कि हम दरगाह दाता साहिब पर जाकर दुआ करें कि खोया वो बेटा मिल जाए। दुआ तो भी की भी नहीं थी, लेकिन जिस दिल से निकली थी, जिन होंठों से अल्फाज अदा किए थे, शायद इनका बराह रास्त अल्लाह से राब्ता कायम हो चुका था। सो हमारी दुआ तो शुरू भी नहीं हुई और तुम मिल गए। रब नवाज शाह ने गर्दन झुका ली थी। मास्टर शेर अली इन्हें बदस्तूर घूरते रहे, फिर बोले, तो घर के हमेशा के लिए छोड़ दिया तूने। जी उस्ताद मोहतरम। तेरे ख्याल में तूने ठीक किया। जी उस्ताद मोहतरम। अबे क्या जी लगा रखी है, यहीं पिटेगा क्या। मास्टर शेर अली हत्थे से उखड़ गए। शाहजी की गर्दन झुकी की झुकी रह गई थी। मास्टर शेर अली चंद लम्हे से घूरते फिर बोले, मेरे साथ ही वापस चलना है तुझे, समझ रहा है मेरी बात। कुछ अर्ज कर सकता हूँ। इनकार कर रहा है, क्यों। मास्टर साहिब ने छड़ी हिलाते हुए कहा, फिर एकदम संभल गए, फिर बोले, तू नहीं समझता कितनी मुश्किल हुई है तुझे तलाश करने में। सोच भी नहीं सकता तू, अब मुझे सादत हासिल हुई है। तेरा क्या ख्याल है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ चला जाऊं। शाहजी खामोशी से गर्दन झुकाए खड़े रहे। तो मास्टर शेर अली ने फिर गुर्राई आवाज में कहा, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। मेरी वापसी अब हम मुमकिन नहीं रही उस्ताद मोहतरम। आखिर क्यों, आपसे कोई बात छुपी तो नहीं। वो दिलदोज वाक़यात मेरे सामने क्यों दोहरा रहे हैं। देख पुत्र, मानता हूँ कि कुछ बातें दिल पर तीर की तरह लगती हैं, लेकिन कहने वाले तो कह जाते हैं, ये कमबख्त जुबान तो बदतीसी के बीच में पनाह ले लेती है, लेकिन बंदे का आखिर ठीक नहीं होता। एक बार मेरे साथ चलकर तो देख सही, किस किस को क्या क्या दुख पहुँचे हैं।
اور اب جو تو مجھے نظر آ گیا ہے تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کہاں رہتا ہے آج کل؟ یہیں لاہور میں؟ جی ہاں۔ پتہ بتا اپنا؟ ہیرا منڈی میں رہتا ہوں۔ ہیرا منڈی؟ جی ہاں۔ ابے یہ کیا ہے؟ کیا وہاں ہیرے بکتے ہیں؟ بیچارے ماسٹر شیر علی کو لاہور کی ہیرا منڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ استاد محترم لاہوری کا ایک علاقہ ہے، شاہی مسجد کے پاس، شاہی قلعہ کے پاس۔ یہاں طوائفیں رہتی ہیں۔ او ہو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مسجد کے زیر سایہ خرافات دیکھنا، اور یاد آ گیا۔ او یار مگر ماسٹر شیر علی نے ایک بار پھر چونک کر شاہ جی کو دیکھا اور بولے، مگر یہ تو نے بہت برا کیا نوازے، قصور کسی کا، سزا کسی کو۔ اوے تیری کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو گئی ہے کیا؟ کیسے وہاں وقت گزر رہا ہے؟ رہنے کے لیے وہی جگہ رہ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں غصے میں انسان کو کم از کم فیصلہ تو صحیح کرنا چاہیے۔ جی استاد محترم، رب نواز نے گردن خم کر کے کہا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ یہ دکان کب بڑھے گی تیری؟ لنگر کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے خاتمے تک ہی یہ لنگر جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی استاد محترم، میں پوچھتا ہوں اس کے بعد کیا ارادہ ہے تیرا؟ کچھ نہیں استاد محترم۔ اوے پھر وہی لٹ لگا رکھی ہے تو نے۔ استاد محترم، مشورہ تک کیا نہیں ہم سے؟ اتنا ہمیں بے حقیقت سمجھا، اتنے خود سر ہو گئے، بغیر پوچھے غائب ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پر مٹی ڈالو۔ یہ بتاؤ کہ ہیرا منڈی میں کہاں ہوتے ہو؟ وہاں کسی کو بھیج کر معلوم کر لیجئے، سبھی ہمارے ڈیرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عرس ختم ہونے تک مہلت دیتا ہوں، دیکھ لوں گا تمہیں۔ ماسٹر شیر علی نے کہا، پھر بولے، چلتا ہوں، اللہ بیلی۔ رب نواز شاہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ ماسٹر شیر علی چھڑی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے چاروں ساتھی ایک دوسرے کے پاس چھپے ہوئے تھے، ادھر سے نگاہیں بجاتے ہوئے شاہ جی کے اکیلے پن کو دیکھ رہے تھے۔ نوشا کے ہاتھ بھی بہک رہے تھے، ایک بار بھی ادھر نگاہیں نہیں ڈالی تھی، لیکن دیکھ چکے تھے کہ کون آ گیا ہے۔ جب ماسٹر شیر علی دور نکل گئے تو چاروں کے چاروں رب نواز کے پاس آ گئے۔ رب نواز شاہ کا رنگ پھک ہو رہا تھا۔ نورشاہ نے کہا، یہ استاد محترم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ شاہ جی اس طرح چونک پڑے جیسے دوستوں کی وہاں موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ پھر انہیں سر کھجاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے عرس میں تشریف لائے ہوں گے۔ یہاں کتنا سامان رہ گیا ہے؟ ابھی تو کافی ہے۔ فضل خان بولا، ہمیں یہیں سے فرار ہونا پڑے گا۔ ماسٹر شیر علی کو تم اچھی طرح جانتے ہو، بہت خطرناک آدمی ہے۔ ایسا کرو کسی کو اپنی جگہ مقرر کر کے پیسے دے دو، لنگر تو شام تک ختم ہو جائے گا، مگر ہمارا یہاں رکنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ جی برق رفتاری سے انتظامات کرنے لگے اور پھر اکرام کو ساتھ لیے پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ کر گاڑی تک پہنچ گئے جہاں گاڑی کھڑی رہا کرتی تھی۔ نوشا وغیرہ الگ انتظامات میں مصروف تھے۔ شاہ جی گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سب واپس آ گئے تو شاہ جی نے کہا، چلو کوٹھی چلو۔ شاہ جی کا مطلب اس کوٹھی کی طرف تھا جہاں اکرام رہتا تھا۔ راستے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اکرام خود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ شاہ جی جیسے شیر کو 50 شیر علی بھی مل کر خوفزدہ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد اکرام نے دبی آواز میں کہا، یہ کون صاحب تھے جن سے؟ شاہ جی آپ بھی ڈر رہے تھے؟ شاہ جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، کلام پاک پڑھایا ہے انہوں نے ہمیں بچپن میں، پہلا تھپڑ انہی کے ہاتھوں کھایا ہے غلط پڑھنے پر، آج تک ہم ان سے ڈرتے ہیں، استاد ہے ہمارے، آپ نے انہیں اپنا پتہ کیوں بتا دیا؟ شمال خان نے کہا، اور شاہ جی غصیلی نگاہوں سے شمال خان کو دیکھا، پھر بولے، جب آمین ہوئی تھی ہماری، انہوں نے بسم اللہ کہلوایا تھا ہم سے، تو پہلی بات یہی کہی تھی کہ رب نواز شاہ، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ مت بولنا، سمجھے؟ اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم انہیں جھوٹا پتہ بتاتے؟ معافی چاہتا ہوں شاہ جی، معافی چاہتا ہوں۔ اب تم یوں کرو کہ سب لوگ نکل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے تمام ضروری چیزیں اٹھا کر کوٹھی واپس آ جاؤ۔ ہمیں پتہ ہے کہ استاد محترم وہیں پر چھاپا ماریں گے۔ نہ بھائی نہ، ہمیں اب ہیرا منڈی چھوڑنا ہوگی، وہ تو شکر ہے کہ قیام کے لیے کوٹھی موجود ہے، ورنہ فوراً ہی کہیں نہ کہیں بندوبست کرنا پڑتا۔ چلو پھوٹ لو سارے کے سارے، خطرہ سر پر آ گیا ہے، رب نواز نے کہا، اور تمام دوست ان کی حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب سے زیادہ اکرام ہی تھا۔ شاہ جی کی موجودہ صورتحال کا کوئی جائزہ لینے کا موقع ملتا تو دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جاتا۔ جس طرح وہ ہیرا منڈی سے بھاگ کر اکرام کی کوٹھی میں آ چھپے تھے اور نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے، وہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ ضروری چیزیں آ گئی تھیں، ویسے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے، بڑے سے بڑا کام کر ڈالتے تھے، لیکن ان دنوں وہ جس ذہنی بحران کا شکار نظر آتے وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ چاروں ساتھی جو ان کے دم قدم تھے، جو لگتا تھا جیسے رب نواز کی ساری شخصیت سے واقف ہو، انہیں شاہ جی کی اس حالت پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اکرام بڑا پریشان تھا، اس نے کئی بار شاہ جی سے اس بارے میں پوچھ بھی ڈالا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی پریشانیوں کا شکار تھا اور شاہ جی کے پاس پہنچ گیا، جس کوٹھی کے سب سے عظیم الشان حصے میں بیٹھے پھولوں کی پتیاں نوچ رہے تھے۔
हुक्का गर्म था, खमीरे की खुशबू फजा में मुंतशिर हो रही थी, लेकिन शाहजी ने इसे हाथ भी नहीं लगाया था। किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। इकराम इन्हें देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर इनके करीब पहुंच गया। शाहजी से देखकर एकदम संभल गए, होंठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई, आंखों में शफकत भरा नूर बिखर गया। सर से पांव तक इसे देखा और देखते के देखते रह गए। क्या छब है, क्या शान है। खड़ा हुआ ऐसा लगता है जैसे परिस्तान का कोई शहजादा हो। कोई भी लिबास पहन ले तो ऐसा जचता है कि बस आंखों में खुब कर रह गया है। इस वक्त भी वो इंतहाई हसीन लग रहा था। शाहजी जैसे अपनी मुश्किल से निकल आए, मुस्कुराए और बोले, क्या बात है पुत्र। इकराम खामोश शाहजी के पास बैठकर इन्हें देखता रहा और हंसकर बोले, ये आंखों में संजीदगी, बल्कि नीली संजीदगी नहीं मिटेगी। क्या देख रहे हो मेरी जान। शाहजी, कितनी मोहब्बत दी है आपने मुझे, क्या जिंदगी दी है। अब मैं बेवकूफ़ और बच्चा नहीं हूं कि इन बातों को समझ ना सकूं। आपने गंदगी के कीड़े को उठाकर मखमल में रख दिया है, इतना मान दिया है कि अब भी कोई ऐसी चीज़ें बाकी रह गई हैं जिन्हें आप मुझसे दूर रखें। अरे 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 शहजादे, जूते समेत आंखों में घुसे चले आ रहे हो। बेटा, ये तुम्हारी उम्र के बच्चों के करने की बातें नहीं। शाहजी ने कहा, नहीं शाहजी, अगर आप मुझे बच्चा समझते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, ये कहते हुए कि आपकी भूल है। चलो बेटा, जवान हो गए हो, क्या और कुछ चाहते हो। जी हाँ, तो बोल दो, जिधर नज़र उठा दोगे कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे। कहो क्या बात है। आप मेरे सब कुछ है शाहजी। बदकिस्मती यह है कि जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ इसमें पाही, लेकिन अब तो आपका दस्ते शफ़क़त मुझ पर है। आपका नाम बाप की जगह लिखा गया है। इससे ज़्यादा एहतराम ना करूँ तो और क्या कर सकता हूँ। अब है शुमाले खान, ज़रा लड्डू ले आइयो 10 किलो। ये अपना शहजादा क्या बोल रहा है, देखो तो सही, लग रहा जैसे कोई अदीब आलिम हो। शाहजी ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई नहीं आएगा और ना ही अब मुझे आप इन बातों से टाल सकते हैं। बैठ तो जा मेरी जान, बैठ तो जा। अरे हम क्या तुझसे छुपाएं, सारी ज़िंदगी तो तेरे लिए वक्फ कर दी हमने। बोल क्या बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि मास्टर शेर अली ख़ान कौन है, और आप जो दुनिया में किसी से खौफजदा नहीं होते, इनसे क्यों डरते हैं। आप उर्स छोड़कर भागे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिनकी वजह से आपने हीरा मंडी भी छोड़ दी। शाहजी सोच में डूब गए और देर तक संजीदा रहे, फिर बोले, ये मास्टर जी न जाने कहाँ से आ मरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। चंदा उस्ताद है हमारे, सिपारे पढ़े हैं इनसे। माँ बाप से इतना न डरे जितना इनसे डरे। जात के खरे, दिल के सुथरे, हाथ छूट हैं, धड़ से थप्पड़ मार देते हैं। आओ देखेंगे ना ताओ, सूख के छुआरा हो गए, मगर हाथ में वो जान है कि आज भी किसी के पड़ जाए तो वो जगह सुन हो जाए जहाँ थप्पड़ पड़ा हो। और फिर बांस की छिली हुई लकड़ी, अरे तोबा तोबा, बंदर नाच नचा देते हैं। सच्ची शहजादे, कोई बड़े से बड़ा लकड़ी वाला हमारे सामने आ जाए, जूतों की नोक पर ना मारे। लेकिन मास्टर जी हमसे बहुत प्यार करते थे और हमने भी हमेशा इनकी इज्जत की। बचपन का ख्याल ज़हन पर तारी है और आज भी बदन इनसे थर थर कांपता है। उस दिन सामने आ गए तो बस यूं लगा जैसे अभी झुककर झपटी उठाएंगे और बंदर नाच नचा देंगे। शाहजी हंस पड़े, फिर बोले, क्या समझे चंदा, अब तो समझ गया होगा तू, आपके बचपन के उस्ताद हैं। हाँ यूँ समझ ले आमीन, उन्होंने ही की थी हमारी, और इसके बाद हमारी तालीम का आगाज़ उन्होंने ही किया, और एक एक लम्हा इस तरह गुजारा हमारे साथ के सच जानो माँ बाप ने इतना वक्त नहीं दिया होगा, बस इनका सामना करने से जी डरता है। वो क्या कह रहे थे उस दिन। बस एक वही है बेटा जो हमारा कान पकड़कर जिधर जी चाहे मोड़ सकते हैं, वरना और किसी कुतिया के जने से हमारा जूता भी नहीं डरता। इतनी देर में शुमाले, नूर शाह और दूसरे लोग पहुंच गए। आओ आओ बैठो, ये शहजादा आज हमसे हमारी कहानी सुनने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी नहीं, अभी कुछ वक्त मांगेंगे तुझसे। हमारी ये कहानी अभी हमसे ना पूछ, लेकिन एक बात हम तुझे बता देते हैं कि हमारी कहानी का खात्मा करने वाला तू ही होगा। अब तेरे सिवा हमारी ज़िंदगी में रखा क्या है। ठीक है, जो कुछ मैंने पूछना था पूछ लिया, इससे ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं कर सकता, इकराम ने कहा। और शाहजी हंस पड़े, फिर बोले, देख रहे नूर शाह, बात करने का क्या अंदाज़ है मेरे शहजादे का। आवाज़ में कैसा रोब पैदा हो गया है, लगता जैसे रब नवाज शाही का बेटा हो। इसमें शक क्या है शाहजी। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन यह अला तालीम की तरबियत भी है। और भी ये कहकर शाहजी किसी सोच में डूब गए, फिर बोले, यार बात कुछ उल्टी सी लग रही है ये शुमाले खान। मेरा ख्याल में मास्टर साहिब से छुप कर नहीं बैठना चाहिए था, इनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। जी शाहजी, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और क्यों छुप कर बैठें, कुछ लेकर भागे थोड़ी है किसी का। अब यार तुम सब भी बस बेतुके ही हो, पहले बात नहीं समझाई, अब शर्म आ रही है। माफ़ी चाहते हैं शाहजी। शाहजी के बच्चे, चलो तैयारी करो, वापस चल रहे हीरा मंडी। क्या सोच रहे होंगे हीरा मंडी वाले लोग के भाग्य शाहजी किसी के डर से
चलो इकराम, कोसर जहाँ से मिल लेना, चलोगे ना? शाहजी ने इकराम से कहा और इकराम ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद शाहजी की गाड़ी लदी भदी हीरा मंडी जा रही थी। हीरा मंडी वालों ने वाकई शाहजी की गैर मौजूदगी को बुरी तरह महसूस किया था, लेकिन बहरा शाहजी पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकता था। अलबत्ता शाहजी ने नूर से कहा, नूरशाह, ज़रा 2-4 दुकानदारों से मालूमात हासिल करो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मास्टर जी यहाँ आए हों। आए होंगे तो हमारे बारे में पूछ भी की होगी। पता नहीं इन लोगों ने क्या बताया। नूरशाह बाहर चला गया। शाहजी ने इकराम को सामने बिठाकर शुमाल खान से होकर फिर मुस्कुराकर बोले, क्या बात है इकराम, उदास उदास क्यों बैठे हो? बेटा हंसते रहा करो, तुम्हारी हंसी ही तो वीरानों में चिराग जला देती है। जाओ जरा नन्नू के यहाँ हो आओ, 2-4 फुलझड़ियाँ छोड़ाना, कोसर जहाँ से मिल लेना। बहन को नहीं देखा होगा तुमने बहुत दिन से, जाओ हो आओ। जी शाहजी चला जाता हूँ, इकराम ने जवाब दिया और कुछ देर के बाद चला गया। शाहजी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी तैरने लगी। सुर्खू सफेद रंग, जिंदगी से भरपूर आंखें कुछ लम्हात के लिए मध्यम पड़ गई थी। किसी ऐसी सोच ने दिल में बसेरा कर लिया था जिसमें गम की कोई कैफियत भी मौजूद होगी। कुछ देर के बाद नूरशाह वापस आ गया और शाहजी हुक्के की कश लेकर सवाले निगाहों से देखने लगे। उस्ताद मोहतरम के आने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन फूलवाल बता रहा कि 2 आदमी कई बार मालूमात लेने आ चुके हैं। खुफिया पुलिस वाले लगते थे। फूलवाला काफ़ी चालाक आदमी है, इसने ताड़ लिया। पुलिस वाले? कब की बात है? वो कह रहा है कि 2-3 दिन पहले की बात है। वो इन लोगों को मुसलसल फेरे लगाते देख रहा है, आते जाते रहते हैं। 3 दिन पहले इनमें से एक ने पूछ लिया कि इस अहाते में कौन रहता है। फूल वाले ने आपका नाम बता दिया तो सुना है। कुछ और मालूमात हासिल करने की फिक्र में पड़ गए। 4-6 बातें पूछकर चले गए। आखिरी बार 2 दिन पहले आए थे। कुछ समझ में नहीं आया शाहजी। थोड़ी देर तक शाहजी खामोश रहे, फिर बोले, तो हम यहाँ कब किसी के माँ के जने से मोटा काटते हैं? जो होगी देखी जाएगी। छोड़ो, किस धंधे में पड़ गए बिला वजह। अरे हाँ, एक पता निकालो ज़रा, बहुत से काम पीछे रह गए हैं। मैं तुम्हें एक पता लिख कर देता हूँ, शाहजी ने कहा और एक पता लिखकर नूरशाह को देते हुए कहा, होंगे कोई खुफिया पुलिस वाले, देखेंगे हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बहरहाल इसके बाद शाहजी ने